हेलो भाई, नमस्ते भाई लोग। भाई, राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति में आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ रहे हैं भाई, आज राजस्थान के प्रमुख साहित्य स्रोत। ठीक है भाई, प्रमुख क्या, सारे के सारे पढ़ेंगे भाई इसमें, जिसकी आज आपकी जो पाठ संख्या है फर्स्ट है। पाठ संख्या फर्स्ट रहेगी भाई इस क्लास की, क्योंकि ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा आपका ये चैप्टर साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक भाई, तो हम पढ़ रहे हैं भाई राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति। तो भाई इस बात पे आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। जो भाई मेरे नए साथी हैं वो चैनल से फटाफट जुड़ जाए, और जो मेरे पुराने साथी है भाई वो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। चले फिर भाई, माँ सरस्वती का नाम लेके आगे बढ़ते हैं हम। देखो देखिए, बात करते हैं हम। और एक बार जाके रैंकर ऑनलाइन क्लासेस पर, रैंकर ऑनलाइन क्लासेस पे जाके एक बार प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए, क्योंकि हम वहाँ पे राजस्थान की संपूर्ण भूगोल भी पढ़ रहे हैं, भूगोल का भूकाल भी चल रहा है हमारा, और इतिहास भी पढ़ रहे हैं भाई। हाँ, और रीड के बेच वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड है भाई, फुल एचडी में। देखो बात करते हैं हम। उम्मीद है आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। देखो बात करते हैं भाई इस प्रकार आगे। देखो पहले बात करते हैं हम, मीरा पुरस्कार है। जो मीरा पुरस्कार है, साहित्यिक स्रोत तो पढ़ेंगे लेकिन पहले नॉर्मल सी जानकारी ले लेते भाई। ठीक भाई, इनके बारे में नॉर्मल जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई, साहित्यिक स्रोत के बारे में। पहले तो बात करते हैं हम, जो मीरा पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। देखो साहित्य स्रोत पढ़ रहे हैं तो पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है भाई, यदि आप देखो रीट की तैयारी कर रहे हो या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा हाई लेवल में आता है भाई। ठीक भाई, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। लेकिन हम तो किसी बेच को टारगेट करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल संपूर्ण पढ़ रहे हैं टॉपिक। ठीक भाई, देखो बात करते हैं हम। पूछा जाता है भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। पहला सवाल तो आपका यहीं पे बन गया। ठीक भाई, दूसरी बात है, राजस्थान भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं। राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं जो आपके सामने है, एक तो डिंगल भाषा है और एक पिंगल भाषा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं भाई डिंगल और पिंगल के बारे में। ठीक भाई, हाँ। तो ये राजस्थान की दो भाषा की दो विशिष्ट शैलियां हैं। राजस्थान की भाषा की दो विशिष्ट शैलियां डिंगल और पिंगल। देखो डिंगल के बारे में देखते हैं। ये तो है पश्चिमी क्षेत्र की। जो डिंगल भाषा है, डिंगल शैली है, ये पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र की है। और ये पिंगल है, आपको आगे देखना पड़ेगा। देखो भाई, पूर्वी राजस्थान की है ये। देखो डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थान की कै साहित्यिक रूप है। ठीक भाई, कौन सा साहित्य रूप है? साहित्य का पहला रूप है ये। इसका विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक भाई, इसका विकास कहाँ से हुआ है भाई? गुजरी अपभ्रंश से हुआ है भाई। बात करते हैं इसका अधिकांश साहित्य। देखो इसका अधिकांश साहित्य भाग किसके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। ठीक भाई, बात करते हैं ये जो डिंगल है। देखो भाई, इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ये डिंगल और पिंगल के बारे में। देखो बात करते हैं हम। हाँ भाई, देखो हमने जब राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ रहे थे तो उसके अंदर पढ़ा था भाई ये डिंगल और पिंगल के बारे में, डिटेल में पढ़ा था। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सीन रुकोगे आप लोग। हाँ, देखो भाषा और बोलियों में पढ़ा था हमने। देखो बात करते हैं इनके बारे में, संपूर्ण पढ़ा था इसके बारे में। देखो ये रही, ये पढ़ा था हमने। सेम डिटो है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आएगा डिटेल में, यहाँ पे है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था ये डिंगल और पिंगल के बारे में। लेकिन हमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसमें भी भाई वापस पढ़ना तो पड़ेगा भाई, राजस्थान के जो साहित्यिक स्रोत है इसके बारे में। देखो भाई बात करते हैं। देखो बात कर रहे हैं हम, जो आपने देखा है भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहले बात है मीरा पुरस्कार है। राजस्थान भाषा की दो विशिष्ट शैलियां होती है, एक तो होगी डिंगल और एक होगी भाई पिंगल होगी। देखो डिंगल होती है ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक रूप है। ठीक भाई, और इसका विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है, और इसका अधिकांश साहित्य है जो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। ठीक भाई, चारण जाति द्वारा। और ये मारवाड़ी, ये जो डिंगल भाषा है ये मारवाड़ी या फिर मिश्रित राजस्थानी भाषा है। ठीक भाई, ये गीत, ये भाषा गीत के रूप में होती है। ये जो भाषा होती है ये गीत के रूप में होती है भाई। देखो बात करते हैं इसके प्रमुख ग्रंथ। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो इसके डिंगल के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? देखो राज रूपक। ग्रंथ के नाम याद रखने भाई आपको, ये सारे के सारे राज रूपक है। ये आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे है जो डिंगल शैली में लिखे गए ग्रंथ है। राज रूपक हो गया,
वचनिका हो गया भाई, राठौड़ हो गया, रतन सिंह हो गया भाई, ठीक है, महेश दास सोत्री हो गया, और यहाँ पे अचल दास खीचरी वंश, ठीक भाई, वंशनिका हो गया, राव जयसिरो छंद, देखो ये है चेतावनी रो छंद पढ़ोगे आप इतिहास में, राव जयसिरो छंद हो गया, रुक्मणी हरण हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नाग दमन हो गया, और यहाँ पे ठीक भाई बात करते हैं सगत सिंह, सगत सिंह रास हो गया, और ढोला मारू रात दोहा, सिरोही की जो प्रेम कहानी कथा है ढोला मारू, और वो दो जो दोहे हैं वो डिंगल भाषा की शैली में लिखे गए हैं। तो आपको आपको सबसे ज्यादा ये दो बातें तो ध्यान रखनी है भाई, एक तो राव जय सिरोचन पूछा जाता है भाई ये, और एक ढोला मारू रा दोहा, ये दो बातें तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अचल दासरी खींची जो ये वंशिका है ये किसमें, डिंगल शैली में, और एक रुक्मणी हरण, ये आपको ये चार बातें आपको कम से कम इसमें ध्यान रखनी है भाई। देखो बात करते हैं हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। डिंगल शैली चार उपशैलियां हैं, डिंगल शैली की कितनी है, चार उपशैलियां हैं, जिसमें देखो चारण शैली है, चारण शैली है, जैन शैली है, संत शैली है, लौकिक शैली है। देखो इसकी भी चार, डिंगल शैली की चार उपशैलियां हैं, चारण, जैन, संत और लौकिक शैली है, और इनकी प्रमुख जनजाति जातियां कौन सी है भाई, चारण है। देखो ये जो चारण जाति है इसके द्वारा डिंगल साहित्य के अधिकतम स्रोत लिखे गए हैं, हमने अभी पढ़ा था, अभी बहाट हो गया, बहाट हो गया, राव मोतीसार हो गया, और ढाडी हो गया, ठीक भाई, मोतीसार हो गया और ढाडी हो गया, ये इसकी क्या है भाई, चार जाति हैं। देखो कवि सूर्यमल मिश्रण है, आपको पता है राजस्थान का राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। इसके दो ग्रंथ हैं, एक तो वंश भास्कर और एक वीर सतसई। लेकिन आपको दे ये ध्यान रखना इसके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, आप पढ़ोगे भाई, हमने पढ़ा था एक चैप्टर पढ़ा था भाई भूगोल के अंदर पढ़ा था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसके अंदर हमने पढ़ा था भाई ये राजस्थान के राज्य कवि कौन से है भाई, कवि सूर्यमल मिश्रण। इसके दो ग्रंथ है, एक तो वंश भास्कर है और एक वीर सतसई है, जिसमें जो वंश भास्कर है ये डिंगल शब्द, वंश भास्कर में डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर सुनीता कुमार, डॉक्टर सुमिता कुमारी चटर्जी की ने यहाँ पे राजस्थान के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये देखो बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सारी की सारी बातें, ठीक भाई। डॉक्टर सुनीता कुमारी द्वारा यहाँ पे चटर्जी ने यहाँ पे राजस्थान के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन केवल डिंगल शब्द का प्रयोग, देखो एक तो डिंगल शब्द का प्रयोग कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, और डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग डॉक्टर सुनीता के द्वारा। डिंगल शब्द का प्रयोग केवल यहाँ पे, ठीक भाई, रतौन रतोमदास स्वामी के द्वारा किया गया था। देखो रामकरण असोपा के द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे रामकरण असोपा ने डिंगल शब्दकोश तैयार किया था। पहले बात तो यह डिंगल शब्दकोश किसने तैयार किया था, रामकरण असोपा ने तैयार किया था। और राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण भी रामकरण असोपा के द्वारा लिखा गया था। देखो दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण है जो रामकरण असोपा के द्वारा लिखा गया था, और इसने रामकरण असोपा ने डिंगल भाषा का जो डिंगल से लिखा शब्दकोश भी तैयार किया था। डिंगल की प्रमुख विशेषता ये है, इसमें जो शब्द जिस तरह बोला जाता है और उसको ठीक उसी तरह ही लिखा जाता है भाई। बात करते हैं डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग। देखो डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे, ठीक भाई, कुशल लाभ द्वारा किया गया था। कुशल लाभ द्वारा रचित एक है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ, ठीक भाई, नाम है इसका पिंगल। देखो डिंगल है, डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ, जो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है किसका है भाई, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि का जो ग्रंथ है विक्रम संवत 1607 से 8 का ये ग्रंथ है, उसमें किया गया था। आगे बात करते हैं 1871 ईस्वी में जोधपुर के जो कविराज है, जोधपुर के जो कविराज है बांकी दास की जो कुक, ठीक भाई, कुकवी बत्तीसी नामक रचना में यहाँ पे डिंगल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। डिंगल शब्द का देखो दोनों में फर्क है भाई। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, डिंगल शैली के बारे में पूछे तो भाई यहाँ पे कुशल लाभ द्वारा रचित है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, इसमें किया गया था। लेकिन डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाई यहाँ पे जो 1871 में किया गया था, और जोधपुर के कविराज बांकीदास की एक रचना है भाई कुकवी बत्तीसी के द्वारा किया गया था। अरे ये देखो पंडित रामकरण असोपा ने यहाँ पे राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। डिंगल को कौन सी भाषा कहा है, किसने कहा है,
डिंगल को राजस्थानी भाषा रामकरण सोपाने का है और राज रूपक की भूमिका में कहा है। ठीक भाई, ये है आपकी डिंगल शैली जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। देखो बात करते हैं आगे। पिंगल, आपको पता है डिंगल तो है पश्चिमी क्षेत्र की, यह है पूर्वी क्षेत्र की। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है इसका विकास, और उसका डिंगल का आपका गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। इसका अधिकांश भाग भाट कवियों के द्वारा लिखा गया था, लेकिन डिंगल का चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, ये शैली है ब्रज मिश्रित राजस्थानी। क्योंकि आपको आप ऐसे देखो भाई, देखो डिंगल है, जो डिंगल है वो पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी का मतलब मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी शैली होगी, भाषा होगी। और ये कौन सी है? पूर्व में। पूर्व में कौन सा गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास वाले को क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है, भगवान कृष्ण वाला। तो ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी शैली है। ठीक भाई, बात करते हैं ये शैली छंद और पदों काव्यों दोनों में है। ये छंद में भी लिखी जाती है और पदों काव्यों में भी स्थित है। इसके ग्रंथ की बात करें, पृथ्वीराज रासो, देखो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक भाई, पृथ्वीराज रासो है। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पिंगल शैली में रतन रासो हो गया और विजयपाल रासो हो गया। वंश भास्कर, देखो ये वंश भास्कर है, वंश भास्कर है जो कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वंश भास्कर। ये पिंगल शैली में लिखा गया है, लेकिन इसमें डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने पढ़ा था ना अभी। हाँ, यहाँ पे खुमान रासो हो गया और यहाँ पे राजविलास पांडव, ठीक भाई, दशेंद्र चंद्रिका और हमीर रासो हो गया, अवतार चरित्र हो गया। तो इसमें आपको दो ही बातें ध्यान रखनी, एक तो ये पृथ्वीराज रासो रख लो आप, एक वंश भास्कर रख लो, और एक हमीर रासो। ठीक भाई, जहाँ पे रासो लगा हुआ है वो पिंगल शैली के अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि है चंद्र बरदई। देखो ये था ना चंद्र बरदई, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं भाई, चंद्र बरदई नाम आ गया था यहाँ पे। ठीक भाई, पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी कवि है चंद्र बरदई ने पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में लिखा था। ठीक भाई, पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में लिखा था। ये भी ध्यान रखना है, जो इसको लिखा किसने? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी कवि है चंद्र बरदई ने यहाँ पे पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में लिखा था, जिन्हें इसका पुत्र है एक जलहन ने पूरा किया था। और चंद्र बरदई भाट जाति का कवि था। ये भी ध्यान रखना है, ये भाट जाति का क्या था भाई? कवि था। और आपको पता है पिंगल शैली को सबसे ज्यादा भाट कवियों द्वारा लिखा गया था। ठीक भाई, पिंगल साहित्य को। बात करते हैं हम आगे इस प्रकार। आगे देखो, राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को, देखो विकास के चरणों को राजस्थानी की जो भाषा है, देखो राजस्थान की जो भाषा है उसके आधार पर विकास के चरणों को यहाँ पे हम पांच भागों में बांटते हैं। देखो, एक तो नागर अपभ्रंश होता है, एक गोहर या गुज्जर अपभ्रंश होता है, प्राचीन राजधानी होता है, मध्य राजधानी होता है, और अर्वाचीन राजधानी होता है। देखो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक भाई, यहाँ पे भी पढ़ना जरूरी है। देखो बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों के आधार पर हम पांच भागों में बांटते हैं। पहले हो गया नागर अपभ्रंश। ये जो नागर अपभ्रंश है 1000 ईस्वी का है। ठीक भाई, और गोहर देखो गुज्जर अपभ्रंश है। आपको पता नहीं, यहाँ से डिंगल शैली का प्रारंभ हुआ था गुज्जर अपभ्रंश से। तो यहाँ से ये 11वीं से 13वीं शताब्दी का जो समय काल चक्र है वो गुज्जर अपभ्रंश है। प्राचीन राजधानी ये 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का जो समय चक्र है प्राचीन राजधानी है। और राजधानी गद्य है का प्रारंभ यहाँ पे 13वीं शताब्दी में ही हो जाता है। ठीक भाई, और यहाँ पे मध्य राजस्थानी की बात करें ये 16वीं से 18वीं शताब्दी तक है। और यहाँ पे अर्वाचीन राजधानी की बात करें 18वीं से वर्तमान तक है। देखो बात करते हैं राजस्थानी का स्वतंत्र रूप से विकास। राजस्थानी जो भाषा है उसका स्वतंत्र रूप से विकास लगभग 16वीं शताब्दी से प्रारंभ से होने लग गया था, और 17वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप ले चुकी थी। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक भाई, तो हमने ये चीज सीखी भाई, यहाँ पे विकास राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कितने हैं भाई? 5 है। नागर अपभ्रंश जो है 1000 ईस्वी का है। गोहर या गुज्जर अपभ्रंश जो आपके सामने 11वीं से 13वीं शताब्दी का है। प्राचीन राजधानी है 13वीं से 16वीं शताब्दी तक है। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी में, देखो यहाँ पे 13वीं शताब्दी आ रही है ना, तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभ हो गया था। लेकिन यहाँ पे मध्य राजस्थानी की बात करें तो ये 16वीं से 18वीं शताब्दी तक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो राजस्थानी भाषा है
देखो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, भाषा और बोलियां, उसके अंदर पढ़ा था राजस्थानी की जो भाषा है। पहले तो ये क्या थी भाई, यहाँ पे राजस्थान की जो भाषा थी ये गुजरात के साथ मिक्स चलती थी, ठीक भाई। अब इसके बाद में क्या थी, ये धीरे धीरे अपना स्वतंत्र रूप लेने लगी थी। तो ये 16वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हो गया था, ठीक भाई। स्वतंत्र रूप का विकास लगभग 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यह जो राजस्थानी भाषा है और गुजराती अलग अलग हो चुकी थी, राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप ले चुकी थी। और अर्वाचीन राजधानी का मतलब हो गया 18वीं से वर्तमान तक का जो समय काल है उसको हम अर्वाचीन राजधानी कहेंगे, ठीक भाई। बात करते हैं डॉक्टर सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश। आपको बताया डॉक्टर सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश की भूमिका में राजस्थानी का उद्भव 9वीं शताब्दी बताया है। इसका उद्भव कब से बताया है भाई, 9वीं शताब्दी बताया है। बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम। देखो, हाँ, डॉक्टर सीताराम लालस ने यहाँ पे राजस्थानी शब्दकोश की भूमिका में राजस्थानी का उद्भव, राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्भव 9वीं शताब्दी से बताया है, ठीक भाई। हाँ, इन्होंने राजस्थानी के उद्भव और विकास को इस प्रकार देखो, देखो बात करते हैं यहाँ पे। देखो विकास के चरणों को हमने 5 भागों में बांटा था, लेकिन डॉक्टर सीताराम लालस ने यहाँ पे राजस्थानी शब्दकोश भी तैयार किया था और राजस्थानी का उद्भव 9वीं शताब्दी में बताया था। अब इस 9वीं शताब्दी में यह राजस्थानी भाषा को उद्भव बता रहे हैं, तो इसके अनुसार इसने भी राजस्थानी के जो उद्भव और विकास को इसमें बांटा था। देखो 3 भागों में बांटा था यहाँ पे। आदिकाल, आदिकाल मतलब विक्रम संवत 800 से 1466 तक का है, ठीक भाई। मध्यकाल यहाँ पे विक्रम संवत देर का 1466 से 1900 तक है। भाई आपको ईस्वी में ज्ञात करना तो 57 साल घटा देना, ठीक भाई, क्योंकि विक्रम संवत 57 साल आगे होता है, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल विक्रम संवत 800 से 1466 तक, और मध्यकाल यहाँ पे 1466 से 1900 तक, और आधुनिक काल जो आपको पता है 1900 से वर्तमान तक होता है। देखो इसने बोला है 1650 से लेके 1850 तक राजस्थानी का स्वर्ण युग, ठीक भाई, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक भाई। जो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल युग कहाँ से कहाँ तक माना जाता है भाई, 1650 से 1850 के बीच में। राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल, राजस्थानी भाषा का जो आधुनिक काल है ये 1850 से प्रारंभ माना जाता है, ठीक भाई। यहाँ पे प्रारंभिक काल या आदिकाल या वीरगाथा काल, आपको पता है इसको हम प्रारंभिक, देखो ये आदिकाल है, आदिकाल इसको हम प्रारंभिक काल भी बोलते हैं, प्रारंभिक काल, आदिकाल इसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं। आपको बताइए 800 से 1466 तक था, और इस काल में वीर रस प्रधान रस रचनाएं रची गई थी, वीर रस प्रधान रचनाएं रची गई थी। प्रारंभिक समय में उद्योतन सूरी प्राकृत भाषा के, देखो उद्योतन सूरी है जो ये प्राकृत भाषा के, और कवि माघ है जो संस्कृत भाषा के क्या थे, प्रतिनिधि थे, ठीक भाई। देखो प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय का मतलब हो गया आदिकाल में या फिर वीरगाथा काल में। उद्योतन सूरी थे ये प्राकृत भाषा के प्रतिनिधि थे, लेकिन कवि माघ थे ये संस्कृत भाषा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक भाई। मध्यकाल की बात करें 1466 से 1900 तक, ठीक भाई। यहाँ पे ये 800 से 1466 हो गया, इस 1466 से 1900 तक हो गया। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हम बांटते हैं 1466 से 1650 तक, ठीक भाई, पूर्व मध्यकाल। इसके बाद में देखो बात करते हैं, बात करेंगे, इसको 2 भागों में बांट दिया 1466 से, देखो 1466 से 1900 तक है, इसको 2 भागों में बांट दिया था, 1466 से 1650, 1650 से 1850 तक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग काल कहते हैं। अभी पढ़ा था ना यहाँ पे, ठीक भाई। ये रहा, कहाँ गया है, हाँ ये रहा, ठीक भाई, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग काल कहते हैं। इसलिए इसको देखो, वो तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग काल हो गया है, और इधर वाला, इस काल में राजस्थानी और गुजराती की पृथकता उल्लेखनीय है। देखो पहले राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा थी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, इस काल में श्रृंगार रस और भक्ति रस के साथ साथ वीर पुरुषों की कीर्ति गाथा रही है, और इस काल में सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य धारा का विकास भी रहा है, ठीक भाई। बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आपको पता है विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक है, और इस काल में राजनीतिक सामाजिक चेतना के साथ साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ठीक भाई, अवसर उभरा। ब्रिटिश शासन काल भी इसके अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक भाई। भाई बात करते हैं हम, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं।
अब आपको पता है साहित्य की प्रमुख विधाएं देखते हैं भाई। साहित्यिक स्रोत है उसकी प्रमुख विधाएं देखते हैं। पहले तो है वचनिका। आपने देखा होगा अभी कोई कुछ पिंगल साहित्य में आपने एक वर्ड देखा होगा वचनिका। ठीक भाई, ये होता क्या है, ये एक पद्य तुकांत रचना होती है। ये पद्य तुकांत रचनाएं होती है जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। देखो अभी भी पढ़ा था ना हमने, कुछ शैलियां हैं जो वचनिका होती है। देखो अचल दास री खींची री वचनिका, देखो यहाँ पे अचल दास खींची री वचनिका। ठीक है, यहाँ पे तो ये कुछ वचनिकाएं हैं। तो इस वचनिकाओं के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखो बात करते हैं वचनिका के बारे में। देखें ये होती है एक पद्य तुकांत रचना होती है और इसे चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक भाई, वो चंपू काव्य है, ये पद्य तुकांत रचना ही होती है। वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजधानी में लिखी हुई है। देखो यहाँ पे अचल दास खींचरी जो वचनिका है और राठौड़ी वचनिका है, रतन सिंह जी है और महेश दातोत, ठीक भाई, दासोत की वचनिका है प्रमुख है। देखो ये वचनिका है, आदि पर वचनिका है। वंशावली की बात करें, वंशावली के बारे में, इसमें शासकों की वंशावली का विस्तृत वर्णन मिलता है। राठौड़े की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। ठीक भाई, विगत की बात करें, विगत होता है भाई ये इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है। ये इतिहास परक ग्रंथ लेखन की क्या है, शैली है। ये मारवाड़ और परगना री, ठीक भाई, विगत इसकी क्या है, प्रमुख रचना है। वैली की बात करें, देखो वैली के अंदर बताया जाता है इसमें साहित्य में शासकों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता है। जो आपको पता है शासकों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होगा उसको हम वैली कहेंगे। ठीक भाई, वहां पे जैसे पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित ग्रंथ है वैली किशन रुक्मणीरी। ठीक भाई, वैली किशन रुक्मणीरी प्रसिद्ध है, जो ये क्या है, वैली ग्रंथ है। ठीक भाई, अब आगे आपके सामने देखो बात करते हैं, हम साहित्य की प्रमुख विधाएं पढ़ रहे हैं। वाद किसे कहते हैं, वाद का अर्थ है कथा या साहित्य। देखो जो कथा और साहित्य है उसको हम वाद भी कहते हैं। रूपक ये किसी महान योद्धा का चरित्रण बताता है। रूपक किसे कहते हैं, किसी महान योद्धा का चरित्रण को उभारना, ये रूपक कहलाता है। रासो की बात करें, देखो यहाँ पे बिसलम देव रासो पढ़ा था हमने, पृथ्वीराज रासो पढ़ा था। ये होता क्या है, यहाँ पे शासकों की प्रशंसा का, ठीक भाई, प्रशंसा काव्य होता है। किसी भी शासकों की प्रशंसा की जाती है वो लिखे गए काव्य रासो कहलाते हैं। ठीक भाई, निशानी की बात करें, निशानी तो ये किसी व्यक्ति की यादगार में के रूप में होती है। किसी की व्यक्ति की यादगार में लिखी गई जो ग्रंथ होगा वो निशानी कहेंगे। कथा की बात करें, इसमें राजकीय वर्णन होता है। पूरा जो राजा है उसका राजकीय वर्णन करने वाली जो ग्रंथ होंगे उसको कथा कहेंगे हम। ठीक भाई, यहाँ पे दवेता, ठीक भाई, दवावेत, दवावेद के बारे में बात करें, ये उर्दू फारसी की शब्दावली है। पहले तो बात है ये उर्दू फारसी में लिखी जाती है। दवावेद उर्दू फारसी में लिखी गई जो शब्दावली है दवावेद कहलाती है। से युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली है। इसमें होता क्या है कि भाई दवावेद किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति की प्रशंसा। अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा, तो देखो यहाँ पे भी कर रहे हैं, शासकों की प्रशंसा कर रहे हैं तो रासो कहलाएगा। लेकिन दोहो के रूप में आप करोगे तो उसको हम दवावेद कहेंगे। देखो दोहे दवावेद, ठीक भाई, दोहे के रूप में। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पे मुहणत नैणसी ख्यात और यहाँ पे दयालदास री ख्यात आदि प्रमुख ख्याते हैं। ख्यात, देखो यहाँ पे ख्यात के बारे में आगे बात करते हैं। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से लिया गया है। ख्याते राज्य संरक्षण में लिखी गई है। देखो ख्यात किसे कहेंगे, देखो दवावेत किसे होगी, किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हो, दोहे के रूप में कर रहे हो, लेकिन इसकी भाषा होगी उर्दू और फारसी रहेगी। ठीक भाई, अब ख्यात के बारे में बात करें, देखो ये ख्यात आ गया अलग से। ख्यात ग्रंथों से, ये इतिहास के विषयों में, देखो ख्यात है जो इतिहास के विषयों में जानकारी देता है उसको ख्यात कहेंगे। जैसे बात करें प्रमुख ख्यात है मोहननोत, ठीक भाई, मोहननोत नैणसी ख्यात है, ठीक भाई, दयाल दास री ख्यात है। ये प्रमुख ख्यात है जो इतिहास के बारे में जानकारी देती है और इसकी भाषा संस्कृत रहती है। और ख्यातें ये राजकीय संरक्षण में लिखी जाती हैं। ठीक भाई, राज्य संरक्षण में लिखी जाती है, उसको बोलेंगे हम ख्यात बोलेंगे। ठीक भाई, देखो भाई बात करते हैं हम इस प्रकार आगे। देखो प्रकाश किसे कहेंगे हम, प्रकाश कहेंगे भाई किसी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों या घटनाओं पर विशेष प्रकार डालना है। किसी भी वंश ले लो आप, कोई भी वंश ले लो या कोई स्पेशल व्यक्ति ले लो, उसकी उपलब्धियों को आप बताओगे तो उसको हम प्रकाश कहेंगे, प्रकाश डालना। ठीक भाई,
हाल किसे कहेंगे? हाल किसे कहेंगे भाई? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हाल लिखने की परंपरा रही है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। अगर गद्य साहित्य में आप कोई भी ग्रंथ लिखोगे तो उसको हाल कहेंगे भाई। यहाँ पे देखो, जैसे बात करते हैं महाराज जोधा और हाल, और जोधा का जो जन्म है संबंधित हाल मारवाड़ी की इतिहास। देखो, हाल मारवाड़ी की इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जमाल की बात करें, जमाल की बात करें तो ये डिंगल शब्द का छंद विशेष है। डिंगल शब्द का छंद विशेष है। बांधनी के कागज, बांधनी के कागज की बात करें तो ये ठीक है, अंकात्मक अंकात्मक होती है, ये सांकेतमक लिपि होती है। अगर आप अंकात्मक अंक में लिखोगे या सांकेतिक रूप में कोई भी आप पत्थर लिखोगे उसको बांधने के कागज के रूप में जानते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। ठीक भाई, बात करते हैं किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में। किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में ऐतिहासिक साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है, देखो बात करते हैं, यहां से हम पढ़ते हैं चैप्टर को भाई। किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में, इतिहास जो ऐतिहासिक साहित्य है, ठीक भाई, करते हैं किसी भी जगत है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है, जो भी है उसके कोई भी प्रांत हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में ऐतिहासिक साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने जा रहे हैं हम। जो ऐतिहासिक साहित्य को हम भाषा के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। ये भाषा के आधार पर ही बांटे जाते हैं भाई ऐतिहासिक साहित्य। पहला है हमारा, देखो ये 5 ऐतिहासिक साहित्य। देखो हमारा चैप्टर का नाम था भाई साहित्यिक स्रोत, ठीक है, राजस्थान के साहित्यिक स्रोत। तो हमारे 5 ऐतिहासिक साहित्य आएंगे, जिसमें एक तो संस्कृत वाले जितने भी साहित्यिक स्रोत है वो पढ़ेंगे हम। हिंदी व राजस्थानी साहित्यिक, ठीक है, क्यों हिंदी और राजस्थानी मिली जुली भाषा है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। हिंदी और राजस्थानी के साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे, जैन साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे, और यहाँ पे ख्यात साहित्यिक स्रोत हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फारसी साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है जो पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसमें हमारा पहला रहेगा भाई संस्कृत साहित्यिक स्रोत। बात करते हैं हम, आज केवल संस्कृत पढ़ लेते हैं। ठीक भाई, आज केवल संस्कृत पढ़ लेते हैं, बाकी के 4 कल पढ़ेंगे। ठीक भाई, बड़े बड़े हैं भाई, चिंता ना करें। तो आपको देखो ये साहित्यिक स्रोत है, ये ध्यान रखना है। ये साहित्य, ये संस्कृत का साहित्य है। ये किसने लिखा था, उधर उनके नाम है भाई। देखो बात करते हैं हम, अजितोदय। अजितोदय साहित्यिक स्रोत है। पहला तो आ गया अजितोदय साहित्यिक स्रोत है, जिसको लिखा किसने भाई, जगजीवन भट्ट रचित। ठीक भाई, जगजीवन भट्ट रचित द्वारा लिखा गया था। देखो अजितोदय, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है भाई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट में भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है भाई, अजितोदय जो साहित्यिक स्रोत है, पहले तो बात है, देखो ना ये से पता चल जाता है ये तो संस्कृत का है। देखो संस्कृत की भाषा है अजितोदय। ठीक भाई, तो ये लिखा किसने है, तो ये जगजीवन भट्ट रचित ने लिखा था। और इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है, मारवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है ये। और इसमें महाराजा जसवंत सिंह, देखो इसके अंदर जानकारी मिलती है महाराजा जसवंत सिंह और अजित सिंह के युद्ध उनके उनके समय के युद्ध संधि, ठीक भाई, यहाँ पे साम्राज्य विस्तार, विजय, तत्कालीन परंपरा, रीति रिवाज, राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, अजितोदय जो साहित्य स्रोत है वो जगजीवन भट्ट रचित द्वारा लिखा गया है, और इसमें आपके जसवंत सिंह और यहाँ पे अजीत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक भाई, यहाँ तक इतनी सी बात है। देखो हमीर महाकाव्य, ये किसने लिखा था, हमीर महाकाव्य, तो ये भाई नयन, ठीक भाई, ठीक भाई, नयन चंद्र सूरी ने हमीर का महाकाव्य लिखा था। बात करते हैं इसके अंदर, हमीर महाकाव्य के अंदर नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, है ये संस्कृत है। यहाँ पे चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक भाई, चौहानों की वंशावली, मतलब चौहानों की वंशावली, अजमेर का वर्णन भी मिलता है इसके अंदर, मूल निवास सांक भरी, और यहाँ पे सपाल दक्ष, ठीक भाई, सपाल दक्ष हो गया, वो जो सपाल दक्ष वाला एरिया तो वो हो गया ना भाई, अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र को हम सपाल दक्ष कहते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की विस्तृत जानकारी इसके अंदर मिलती है। और इसमें देखो हमीर महाकाव्य, इसमें चौहानों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्यवंशी कहा है।
तो पूछा जाता है भाई चौहानों को सूर्यवंशी कौन से साहित्यिक स्रोत में कहा है? तो हमीर महाकाव्य में कहा है, जो नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, ठीक भाई। ये एक ही बात ध्यान रखना है ना। और बात करते हैं वीरम वीरम देव। वीरम देव साहित्यिक स्रोत है जो किसने लिख, देखो वीरम देव का साहित्यिक स्रोत है सोन, ठीक भाई, सोनग्रारी बात। देखो उल्टा लिख दिया इधर मैंने। देखो वीरम देव का साहित्यिक स्रोत है सोनग्रारी बात। इसमें क्या बोलता है? कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी, कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। सोनग्रारी बात है। तो पहले तो बात ये ध्यान रखना है, ये किसका है भाई? वीरम देव का है, साहित्यिक स्रोत है, लिखा गया है, वीरम देव द्वारा लिखा गया साहित्यिक स्रोत है। इसमें कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है भाई। 3 तो हो गए आपके। अजितोदय हो गया, जिसे जगजीवन भट्टचरित द्वारा लिखा गया था। और ये हमीर महाकाव्य हो गया, जिसको हम नयन चंद्र सूरी द्वारा, और एक वीरम देव द्वारा लिखा गया, कौन सा है? सोनरारी बात है, जिसमें हम कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है भाई। एकलिंग महाकाव्य, देखो इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है भाई। एकलिंग महाकाव्य, और ये सवाल पूछा गया है भाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक भाई। ये साहित्यिक स्रोत कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है भाई। और इसके अंदर मेवाड़ के वंशावलों की जानकारी मिलती है, ठीक भाई। मेवाड़ के एकलिंग महाकाव्य है, जो मेवाड़ के एकलिंग मंदिर मेवाड़ में ही तो है भाई। मेवाड़ के शासकों की वंशावली और आश्रम व्यवस्था मध्यकाल और के कुछ यहाँ पे कान्हा व्यास ने लिखा था। आपको तो इसमें ये ध्यान रखना है, एकलिंग महाकाव्य कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया था, और इसमें मारवाड़ के शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है। और बात करते हैं मेवाड़ की, ठीक भाई। मेवाड़ की व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है मेवाड़ के लिए। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेवाड़ को आपको पता है, मेवाड़ को हमें मेद पाट कहते हैं, प्राग पाट भी कहते हैं, प्राग पाट, ठीक भाई। मेद पाट, मेवाड़ को हमें मेद पाट, प्राग पाट आदि वगैरह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक भाई। तो इसमें मेवाड़ को मेद पाठ कहा गया है, कौन से ग्रंथ में भाई? एकलिंग जी का महाकाव्य ग्रंथ है, क्योंकि ये मेवाड़ के बारे में जानकारी बताता है। और इसमें मेवाड़ को मेद पाठ कहा गया है। और हाड़ोती के लिए यहाँ पे हाड़ोती को क्या कहा गया है भाई? हाड़ावती कहा गया है इसमें, क्योंकि आपको पता है ये एकलिंग जी का है, ये एकलिंग महाकाव्य है, ये मेवाड़ में, ठीक भाई, मेवाड़ का है। तो ये साथ में हाड़ोती के बारे में भी जानकारी देता है। बात करते हैं, 5वां महाकाव्य है आपका अमर काव्य, ठीक है, अमर काव्य वंशावली। और ये किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट रचित द्वारा रचित गया है, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है भाई अमर महाकाव्य। तो कौन सा? अमर महाकाव्य। बात करते हैं इस साहित्य में जोहर, इसमें जोहर और दीपावली का विस्तृत वर्णन मिलता है। और इसमें ये ध्यान रखना है, बापा रावल का जो पुत्र है, बापा रावल से लेकर राणा, ठीक भाई, राणा राज सिंह तक के ऐतिहासिक का वर्णन मिलता है, ठीक भाई। तो भाई अमर महाकाव्य है, जो रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है, ठीक भाई। और इसमें जोहर और दीपावली का विस्तृत वर्णन मिलता है। और यहाँ पे बापा रावल से यहाँ पे राज सिंह तक का ऐतिहासिक वर्णन इसके अंदर मिलता है। राज साहित्यिक स्रोत भाई सदाशिव भट्ट द्वारा लिखा गया था, राज विनोद सदाशिव भट्ट द्वारा लिखा गया था। बात आदेश पर यहाँ पे सदाशिव द्वारा है, कालीन की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, ये रचा गया है तो वो बीकानेर की जानकारी तो देगा भाई, जाहिर सी बात है भाई। बात करते जगत के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान रखोगे भाई, इसमें इतना ही ध्यान रखोगे, नंदराम के द्वारा लिखा गया था। और कच्छ वंश महाकाव्य है, ये करसन राम भट्ट द्वारा लिखा गया था।
वंश महाकाव्य करसन राम भट्ट के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय है ये जयानक, जयानक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पृथ्वीराज विजय है ये साहित्यिक स्रोत जयानक के द्वारा लिखा गया था। ये सारे सारे संस्कृत साहित्यिक स्रोत है भाई। जयानक भाषा में, संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज चौहान के वंश क्रम और वर्णन मिलता है। बात करते हैं पृथ्वीराज विजय है जिसको हमें जयानक के द्वारा लिखा जाता है। और इसमें होता क्या कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, पहले तो बात ये है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो वंश क्रम है कौन से कहां तक भाई, अजेरा, इसके अंदर वर्णन मिलता है। और यहाँ पे जयानक ने, यहाँ पे जयानक ने यह ग्रंथ पुष्कर में रहते हुए लिखा था। तो पूछा जाता है भाई जयानक ने पुष्कर में रहते हुए ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था। जय वंश महाकाव्य, जय वंश महाकाव्य सीताराम भट्ट द्वारा लिखा गया था। जय वंश महाकाव्य सीताराम भट्ट द्वारा लिखा गया था। राजवल्लभ, राजवल्लभ मंडन द्वारा लिखा गया था। राजवल्लभ जो साहित्यिक स्रोत है ये द्वारा लिखा गया था। द्वारा कुंभा द्वारा लिखा गया। रस रतन कोश और गीत रतन कोश है ये कुंभा द्वारा रचित है सारे के सारे। ठीक भाई, आगे है। और ये महाकाव्य है, राष्ट्रीय महा। लो देखो भाई सवाल इसमें ऐसा, अरे भाई हो गया भाई, आवाज आ रही है? हाँ, देखो भाई इसमें ये पूछा जाता है भाई राज परिस्थिति महाकाव्य है 17वीं शताब्दी का है भाई। और ये रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है भाई। और बात करते हैं जय विलास, जय विलास की बात करें भाई, जय विलास है ये रणवीर भट्ट द्वारा रचित है। किसके द्वारा है भाई? रणवीर भट्ट द्वारा ये रचित, ठीक भाई, साहित्यिक स्रोत है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। एक तो आप बता दिया करो भाई जब आवाज, ठीक भाई। हाँ, इस पॉकेट एफएम में कुछ दिक्कत हो जाती है भाई। देखो बात करते हैं हम आगे इस प्रकार। हाँ, देखो हमने एक बार बात पढ़ी थी हमें राज परिस्थिति महाकाव्य, ये भी एक 17वीं शताब्दी का है। लेकिन ये देव भट्ट द्वारा रचित है। किस द्वारा भाई? देव भट्ट द्वारा रचित है भाई। बात करते हैं अजितोदय महाकाव्य, अजितोदय महाकाव्य, अजितोदय महाकाव्य है ये जग जीवन भट्ट द्वारा रचित है भाई। जग जीवन भट्ट द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक भाई। यहाँ पे हरिभूषण, हरिभूषण महाकाव्य, देखो इसमें ये अजितोदय, अजितोदय ये महाकाव्य याद रखोगे भाई, अजितोदय महाकाव्य। देखो हमने पहले एक अलग पढ़ा था अजितोदय, ये जगजीवन भट्ट रचित द्वारा, देखो पहले पहले पढ़ा था ना हमने। देखो जीतोदय है ये जगजीवन भट्ट रचित द्वारा रचित है, ठीक भाई। इसको वापस डाल दिए भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा भाई। अजितोदय महाकाव्य है जो जगजीवन भट्ट द्वारा रचित है भाई। बात करते हैं हरिभूषण महाकाव्य, ये गंगाराम भट्ट द्वारा रचित है भाई यहाँ पे। और देखो बात करते हैं अंबरसार, अंबरसार है जो जिनाधर द्वारा रचित महाकाव्य, ठीक है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है भाई। और राज प्रकाश, राज प्रकाश है जो यहाँ पे राज किशोर द्वारा रचित है। राज किशोर द्वारा क्या है? राव किशोर द्वारा क्या है भाई? रचित है। बात करते हैं हम करमचंद वंशोज, ठीक है, करमचंद वंशोज कीर्तन और काव्यम, ये किसके द्वारा रचित है भाई? ये जय सोम द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है भाई? जय सोम द्वारा ये रचित है भाई, ठीक भाई। इसको आप नोट कर लिया जाए भाई। बात करते हैं हम इस प्रकार जो आज हमने पढ़े थे, आपको पता है हम भाषा के आधार पर साहित्यिक स्रोत को हम 5 भागों में बांटते हैं भाई। पहला था हमारा संस्कृत साहित्यिक स्रोत, दूसरा हम आपका आएगा हिंदी, हिंदी और राजस्थानी साहित्यिक स्रोत, ठीक भाई। फिर आएगा आपका आपका ख्याति, ठीक भाई। देखो हमने पढ़ा था ना 5, बात कर रहे हैं हम, ये 5 स्रोत पढ़ने हमें।
बात करते हैं, देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे संस्कृत साहित्य, हिंदी राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य हो गया, और यहाँ पे ख्यात साहित्य हो गया, और फारसी साहित्य हो गया, जिसमें आज हमारा टॉपिक केवल ये हुआ संस्कृत साहित्य। कौन सा हुआ भाई? संस्कृत साहित्य। बाकी के जो चार है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी देखेंगे तो ये क्लास बहुत बड़ी जाएगी भाई। ठीक भाई, तो आप इतना ही पहले याद कर लिया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास आपको पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक भी करोगे भाई ईमानदारी के साथ, और 10 लोगों के पास शेयर भी करोगे, और जो मेरे भाई नए साथी हैं वो चैनल से भाई फटाफट जुड़ जाए भाई। ठीक भाई, कर सो बुला हो सो बुला, और हम देखने वाले हैं भाई। और मैं आपको फिर एक बार और कहना चाहता हूँ, एक बार एंकर ऑनलाइन क्लासेस पे जाके एक बार प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए, यहाँ पे मैंने सोर्स करवा रखे हैं एक बार, बहुत काम की चीज़ है, बार बार कह रहा हूँ तो आपको देख लेना चाहिए भाई। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यूं ही आपका प्यार बना रहे। ठीक भाई, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।